नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज राष्ट्र देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया स्थित सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष सरदार पटेल को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक भव्य राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन भी किया गया। आप देख सकते हैं उस समय की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष खड़े हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये विहंगम दृश्य कुछ समय पूर्व का है, आज सुबह का है, और इस अवसर पर एक राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन भी किया गया जिसने यहाँ के दृश्य को विहंगम बना दिया। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस की आधिकारिक शुरुआत 2018 में उस वक्त की गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और राष्ट्रीय एकता दिवस का संबंध ठीक उसी तरह से हो गया है जैसे गणतंत्र दिवस का कर्तव्य पथ से और स्वतंत्रता दिवस का लाल किले से। जी हाँ, दो विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल केतकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऐतिहासिक तौर पर किस तरीके से देखते हैं आज के इस भव्य समारोह को और आज के दिन को? देखिए, सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि आज हम उनको, और विशेष तौर से उस दिन जो ये स्टैच्यू लगा था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं लाइव था उस समय एक चैनल के ऊपर पूरा ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए, कि हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बने, जबकि सारी जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ थी उन्होंने तो उनका नाम प्रधानमंत्री बनने के लिए दिया था। लेकिन गांधी जी ने वहाँ पे, क्योंकि नेहरू नाराज़ हो गए थे, तो नेहरू को वापस बुला के प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसके बाद में जो पटेल जी के कुछ कार्य हैं, मैं कुछ ऐसे कार्य आपके सामने लाना चाहूँगा जो जनता के अंदर नहीं जा पाए, हमारी इतिहास की किताबों में भी जिनको नहीं लिखा गया। उदाहरण के तौर पे सरदार पटेल उसी समय गोवा को भारत में लेना चाहते थे और उन्होंने बाकायदा कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा था कि गोवा पे भी मिलिट्री एक्शन करके, जैसा कि उन्होंने हैदराबाद पे और जूनागढ़ पे किया था, हम उसे स्वतंत्र करा दें। लेकिन नेहरू जी ने, अरे नहीं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, दुनिया क्या कहेगी, वहाँ तो पोर्चुगाल एक विदेश का राज है और हमारी बदनामी होगी दुनिया के अंदर, अब नहीं करेंगे। और इसके बाद अपनी मृत्यु से करीबन देहांत से 2-3 महीने पहले की बात है, सरदार पटेल बीमार थे और हमारी नौसेना के जहाज़ से बम्बई आ रहे थे। तो जब गोवा के नज़दीक इनका जहाज़ पहुंचा तो इन्होंने कैप्टन से कहा कि गोवा के पानी में ले चलो जी। तो कैप्टन ने कहा, आप मुझे लिखित आदेश दीजिए। इन्होंने दे दिए। जब गोवा के पानी में आ गया तो कैप्टन से पूछा कि जहाज़ पे कितने हमारे सैनिक सशस्त्र मौजूद हैं। उसने कहा, 3000 सशस्त्र सैनिक मौजूद हैं। तो बोले, हम इनसे गोवा जीत सकते हैं? बोला, बिल्कुल जीत सकते हैं। बोला, चलिए। तो कैप्टन ने फिर कहा, मुझे रिटर्न आदेश चाहिए होंगे। तो उस पर सरदार हंस पड़े और बोले, इस रिटर्न आदेश को तुम मेरे नहीं मांगोगे, इसे फौरन दिल्ली भेजोगे नेहरू की अनुमति लेने के लिए, चलिए फिर कभी। तो ये एक घटना है इस तरीके की। इसी तरीके से आप देखिए कि 2 भारत के रियासतें थी। और मैं एक बात यहाँ लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो लोग कुछ भ्रांति फैलाते हैं ना कि वो अलग अलग देश थे और वो थे, ये जितनी भी भारत की रियासतें थी 562, ये भारत की रियासतें थी, ये कोई इंडिपेंडेंट देश नहीं थे। अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन में भी इनको इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। कुछ लोग तो ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं लगातार कि जैसे भारत का जन्म ही 1947 15 अगस्त को हुआ हो। नहीं, कुछ तो समझते हैं कि कभी हुआ ही नहीं। वो तो अब भी कह देंगे, अभी भी किसी ने कहा था, नेता ने बाहर जाके, कि वो तो फेडरेशन है, क्या है, वो नहीं है। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि फिर आप क्यों कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे वो
चाचा जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ कहते हैं भारत नाम की चीज नहीं है। मतलब इनका बुद्धि पे मुझे हंसी आती है। भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य के भी दो हिस्से थे, एक इंडियन प्रोविंसेस, भारतीय प्रांत, और दूसरी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, और दोनों का गवर्नर जनरल एक था, वाइस रॉय एक था। अंग्रेजों ने बदमाशी की, उन्होंने जाते हुए कहा कि पैरामाउंट्री इज लेफ्ट, संप्रभुता जा रही है, और देखिए सामरिक दृष्टि से की। ट्रेवंकोर अंग्रेज चाहते थे भारत से स्वतंत्र रहे, क्योंकि उससे वो अंग्रेज जो है फिर इंडियन ओशन को कंट्रोल कर सकेंगे, यूरेनियम ले सकेंगे। कश्मीर को चाहते थे वो स्वतंत्र रहे कि सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर सकेंगे, इन एस्पेक्ट को देख के। और ये सरदार पटेल की दूरदृष्टि थी जिन्होंने इनको एक किया। और नेहरू जी ने क्या किया, दो स्टेट्स को उनके हाथ से ले लिया। एक कश्मीर, वो आपके सामने है कि सरदार पटेल ने, बाबा अंबेडकर ने, सबने 370 तक का विरोध किया था। और दूसरा अजमेर, और बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि अजमेर भारतीय संघ में कब शामिल हुआ, 1954 में शामिल हुआ। ये जो चीजें छुपाई जाती है ना इतिहास के अंदर, किसी उसको आगे करने के लिए, तो बहुत अफसोस। और एक बात मैं और सरदार पटेल के बारे में कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर निर्णय परिस्थितिवश होता है। सरदार पटेल से ज्यादा गांधी के नजदीक और कोई नहीं थे, और गांधी कितने अहिंसावादी थे, और सरदार पटेल ने हमेशा अहिंसा में गांधी का साथ दिया, इस लेवल तक दिया कि नेताजी से विरोध किया। लेकिन वही सरदार पटेल ने भारत को एक करने के लिए शस्त्र उठाए। क्या प्रफुल्ल जी, जैसा कि कहा कि बहुत समानता भी थी, समानता ये थी कि दोनों गुजरात से संबंध रखते थे, गांधी जी भी और पटेल जी भी, और दोनों ने ही वकालत की पढ़ाई की और विदेश जाकर पढ़ाई की। दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे, और अहिंसा में विश्वास करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर दोनों ने हिस्सा लिया। लेकिन जब राष्ट्र की बात आई, राष्ट्र के निर्माण की बात आई, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा भी है कि उन्होंने किसी को जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को बोल दिया कि आप देख लीजिए आपको क्या करना है, दंड साम दाम दंड भेद, जो भी नीति होती है राष्ट्र के लिए, सारे मार्ग खुले थे। देखिए, इसका केवल मैं एक उदाहरण बताऊंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। जब 1948 में ये जब एक्शन हुआ था हैदराबाद का अक्टूबर में, तो एक तरीके से गांधी जी के पास कंप्लेंट, उससे पहले भी जी जब चर्चाएं चल रही थी, और तो गांधी हत्या से पहले कम से कम 3 बार ऐसा हुआ कि सरदार पटेल के बारे में गांधी जी के पास बाकायदा कंप्लेंट्स की गई कि ये एंटी मुस्लिम स्टैंड ले रहे हैं, शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और गांधी जी का उत्तर ये था कि मैं सरदार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो सबको समावेश करने की ही सोचेगा, लेकिन जहां पे राष्ट्रहित की बात होगी वहां पे वो योग्य निर्णय भी लेगा। ये गांधी जी का विश्वास था। तो ये दिवस मनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई 2014 में ही, वैसे एकता दिवस की, और 18 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद उसको एक सिंबल भी मिल गया बहुत बड़ा। और तब से मैं मानता हूं कि ये जो सारी प्रक्रिया चली, इसके 2-3 महत्वपूर्ण पहलू है जो सरदार पटेल के व्यक्तित्व से जुड़ते हैं। देखिए, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि उनको एक तरीके से प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस संगठन के द्वारा मनोनीत किया गया था, चयनित किया गया था। लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तो मुझसे ऊपर संगठन है, संगठन से ऊपर राष्ट्र है, इस विचार को अपने आचरण से चरितार्थ करने का काम सरदार पटेल ने किया। दूसरी बात, खेड़ा से, जिस गांव से किसानों के मध्य में काम करते हुए उनका राष्ट्रीय स्तर पर वो पहुंचे थे, उसमें एक दिखता है कि अपने एकता के सूत्र यदि बांध के रखने हैं तो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो अंत तक नहीं भूले। और इस कारण से मैं मानता हूं कि उनके जन्म दिवस को इस तरह से कमेमोरेट करना, नेशनल यूनिटी डे के बारे में, और ये प्रतिमा बनते हुए भी इसके पीछे की सोच, सौभाग्य से
उस समय मुझे एक स्टोरी करने का मौका मिला था, और वो दिन ऐसा था कि जिस दिन पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों से मिट्टी और कुछ लोहा केवड़िया पहुंचा था। भारत के हर हिस्से से पानी, मिट्टी और ऐसे कुछ मेटल जो उसमें उपयोग में लाने वाले हैं वो वहां पे पहुंचना और उससे ये प्रतिमा बनना, ये सिंबलिकली मैं मानता हूं सरदार पटेल को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी। शायद ही पूरे विश्व में ऐसा किसी महापुरुष के बारे में हुआ हो। और इस कारण से मैं मानता हूं इस दिवस का, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत क्या है, आपने जैसे कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि 1947 में ही बना, कुछ लोग कहते हैं अभी भी भारत एक नहीं है, भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं। लेकिन एक निरंतर राष्ट्र को लेकर अवधारणा रही, प्राचीन काल से रही, जिसने ये माना कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक एक भू सांस्कृतिक एकता के रूप में इस भूमि का अस्तित्व कायम रहा। उसको स्वतंत्र भारत में अपने निर्णयों द्वारा पुनर्स्थापित करने का काम किसी ने किया तो वो सरदार पटेल ने किया। और इस दृष्टि से मैं मानता हूं राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी स्मृति में मनाया जाना बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थे, और ये एक प्रतीक भी है भारत की एकता का। और इस प्रतीक के बिल्कुल समकक्ष आज एक भव्य परेड का आयोजन भी किया गया। जी हाँ, सरदार पटेल की विश्व की सबसे भव्य प्रतिमा जो है वहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, परेड का आयोजन किया गया, और प्रधानमंत्री ने इस अवसर का उपयोग राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाने के लिए भी किया। सुनते हैं इस शपथ को। ये देखिए प्रधानमंत्री, हम जैसे कि बात कर रहे हैं, सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार पटेल उनकी दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। कपिल कुमार जी, क्या हम पुनरुद्धार के युग में जी रहे हैं? धार्मिक रूप से देखा जाए तो भी, और राष्ट्रीय एकता के रूप से, देशभक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी। दोनों का जो समावेश है जी। जैसे एक बात देखिए आप, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से हम बड़े सशक्त हैं जी, लेकिन हम अपने धर्म के अंदर सुदर्शन चक्र को भूल गए थे। और आज जहां एक तरफ राम मंदिर भव्य बन के खड़ा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा जो सुदर्शन चक्र है हमारी सुरक्षा का, क्योंकि आज हमारे देश को, हमारे संविधान को, हमारी स्वतंत्रताओं की जो रक्षा करते हैं, वो जेएनयू में चिल्लाने से रक्षा नहीं होती है। उस स्वतंत्रता से वो रक्षा हमारी की जाती है। हमारे देश का जो सैनिक, जो जवान हमारा रन ऑफ कच्छ के अंदर सियाचिन पे खड़ा हुआ, हमारे देश को बचाता है। और उसको सशक्त करना सुदर्शन चक्र का ये जो समावेश है, और आध्यात्मिकता, तो आज भी हम विश्व शांति का दुनिया को कह रहे हैं कि भाई शांति रखी जाए दुनिया के अंदर। और एक चीज मत भूलिए कि
कि देखिए इस देश के दो महापुरुष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने शस्त्र उठाए देश की आजादी के लिए, और देश को एक करने के लिए सरदार पटेल ने शस्त्र उठाए। और इन दोनों नेताओं को मोदी जी ने, एक को वहां पे इतना भव्य वो बना के और दूसरे को उस कैनोपी पे लाके जो 68 से खाली पड़ी थी जी जॉर्ज की, उसकी वहां बिठा करके मोदी जी क्या संदेश दे रहे हैं देश को। और आज का युवा भी ये समझ रहा है कि देश सशक्त होगा तो मेरा भविष्य भी सशक्त होगा। अगर देश की इज्जत नहीं होगी बाहर, तो मैं चाहे कोई भी डिग्री लेके नौकरी करने चले जाऊं, मैं वही कहलाऊंगा इंडियन चूजू। और आज जो गर्दन उठा के युवा चल रहा है, और देश के युवा में ये संदेश आने का, इस देश की आगे की जो प्रबलता है और जिस स्थिति में आज हम खड़े हैं, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे युवा का है। आज युवा उस मैसेज को समझता है। देखिए, जब डॉक्टर जयशंकर जाके अमेरिका में कहते हैं, हमको क्यों कह रहे हो तुम तेल रोकने को, अपने को तो देख लो। जब पाकिस्तान को अमेरिका दोबारा वो देता है F-15, और जब जयशंकर बोलते हैं जाके वहां पे, तो भारत के युवा को ये मैसेज मिलता है आज कि हम कल खड़े हुए हैं। और यही बात नहीं है प्रफुल्ल जी, उधर बाइडेन बोल रहे हैं कि वो विश्व नायक हैं, उधर पुतिन बोल रहे हैं कि वो सबसे बड़े देशभक्त हैं और वैश्विक दृष्टि से अपने देश को केंद्र में रखकर अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो विश्व की जो सुप्रीम पावर माने जाते हैं, बड़े देश माने जाते हैं, बड़े राष्ट्राध्यक्ष माने जाते हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। जी लेकिन मैं उसको फिर से सरदार पटेल से जोड़ना चाहूंगा जी, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, चाहे कोल्ड वॉर के संबंध में भूमिका हो, चाहे चीन के संबंध में भूमिका हो, चाहे पाकिस्तान के संबंध में रणनीति हो, स्पष्ट रूप से उनके उस समय के पत्र यदि हम देखेंगे तो हमारे विदेश नीति के बारे में वो स्पष्ट रूप से एक तरह से संकेत करते हैं कि ये आपका जो ढुलमुल रवैया है, केवल शांति की बातें है, शांति को भी शक्ति का आधार होना चाहिए। शक्ति जब पीछे खड़ी होती है तो शांति की बातें सुनी जाती है। तो मैं केवल राष्ट्र को केंद्र में रखकर नहीं, सरदार पटेल जो चाहते थे, सरदार पटेल जिस तरह से भारत की नीतियों को देखते थे कि इस राष्ट्र के सनातन विचार को केंद्र में रखते हुए भारत के नीतियों का विचार हो। अभी जो शपथ दिलाई गई उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है आंतरिक सुरक्षा। क्या हुआ? पहले तो हमने कहा जी हमको तो हथियारों की जरूरत नहीं, हमें सैन्य शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो शांति पर विश्वास रखते हैं। जब 62 में झटका लगा तो हमने एक तरीके से यह मान लिया जी सुरक्षा तो सैन्य दलों का काम है, बॉर्डर्स की सुरक्षा हो जाएगी तो सब सुरक्षा हो जाएगी। पहली बार हम देखते हैं आज भारत के इतिहास में आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को अलग अलग करके नहीं देखा जा रहा है। भारत के सनातन मूल्यों पर हमला भी भारत की सुरक्षा पर हमला माना जा रहा है। भारत के, हमने देखा पिछले 8 वर्षों में कश्मीर की कुछ घटनाएं छोड़ दी जाए तो जिस तरह से आतंकवादी हमले होते थे पाक स्पॉन्सर्ड, हमको लगभग वो घटनाएं बंद होती हुई दिखती है। उसका कारण यह है कि आपकी जनता को, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को और आपके सैन्य बलों को यह विश्वास है कि आज सरकार में निर्णय करने वाले लोग जो है वो इन विषयों पर राजनीतिक दृष्टि से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना सोचेंगे, राष्ट्रहित में जो होगा। और इसलिए वो ग्राउंड पर निर्णय करने के लिए सरदार पटेल अपनी नीतियों के बारे में एज अ होम मिनिस्टर यदि सोचते, उन्होंने जिस तरह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स की बात की, आंतरिक सुरक्षा के मसलों पर उन्होंने जिस तरह से सोच दिखाई, मैं मानता हूं कि उसी सोच को आज के संदर्भ में पुनर्जीवित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और इसलिए ये समानता ये बहुत लक्षणीय है और इस दृष्टि से राष्ट्रीय एकता दिवस का आंतरिक सुरक्षा से जुड़ना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पहला झटका हमें 1962 में नहीं लगा था, 1948 में ही कबायलियों का हमला हो गया था और हम यूएनओ में हम लोग चले गए थे और बहुत बड़ा हिस्सा पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास चला गया। प्रफुल्ल जी ने बहुत अच्छी बात कही जोड़ने की सरदार पटेल से। जी,
जिस समय आपने जो कहा कबायलियों का हमला हुआ, जी। देखिए नाम के लिए कबायलियों का हमला था, इसको सारा पाकिस्तानी फोर्स लीड कर रहा था, ठीक वो बात। सारे सबूत हम पे आ जी चुके हैं। जी उस समय सरदार पटेल ने कैबिनेट की मीटिंग में यह कहा था कि जिन दर्रों से ये कबायली घुस रहे हैं, एयरफोर्स का इस्तेमाल करके उन दर्रों को उड़ा दिया जाए वहीं पे और इनका आना रोक दिया जाए। और नेहरू ने ऑन रिकॉर्ड है ये। ऑन रिकॉर्ड है साहब, और नेहरू ने उनको ओवररूल किया वहां पे उसके ऊपर। दूसरी बात, जिस समय सरदार पटेल, आप मानेकशॉ साहब की किताब पढ़िए जो इनके एडीसी थे उस समय, जब सरदार पटेल वो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लेकर के आ गए, उस पर यह किसने लिखा कि इसमें प्लेबिसाइट कराया जाए? माउंटबेटन ने। नेहरू मान गए उसको, और उसके बाद भी नेहरू फिर शुरू कर दिए यूएन और ये। तब सरदार पटेल, मानेकशॉ ने लिखा है, सरदार पटेल कहते हैं, मिस्टर नेहरू, डू यू वांट टू लूज कश्मीर? नेहरू ऐसे हो जाते हैं, और सरदार पटेल कहते हैं मानेकशॉ से, हियर आर द ऑर्डर्स, मार्च द आर्मी, जो पहले एयरपोर्ट के ऊपर वो खड़ी करके गए थे। दूसरी चीज आई है चीन के ऊपर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नवंबर 49 के अंदर, ये चिट्ठी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, सरदार पटेल ने एक पत्र लिखा नेहरू को, और ये पत्र तब लिखा गया जबकि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर एक चीन के ऊपर कोई मुद्दा आया, तो सरदार पटेल ने कहा इतने कम समय पे इस पे चर्चा नहीं हो सकती, मैं अपने विचार जो है लिख करके दूंगा इसके ऊपर। उस लंबे पत्र में चीन ने जो जो आज भारत के साथ किया, उसके बाद से उस सब की एक तरीके से एनालिसिस और भविष्यवाणी सरदार साहब ने कर दी थी, और उसके उपाय बताए थे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, इस एरिया की जनता का विश्वास जीतिए। हम लोगों ने तो क्या किया, हमने तो उसको पेरीफेरी और वो बना दिया मेन स्ट्रीम। देखिए 1947 का 46 का जो मेरठ का अधिवेशन है कांग्रेस का, उस अधिवेशन में नागालैंड के एक व्यक्ति जो है कांग्रेस के थे, उन्होंने भाषण में ये कहा कि अमेरिकी मिशनरी वहां पे ये फैला रहे हैं नागालैंड के अंदर कि तुम भारत की यूनियन मत ज्वाइन करो। उसके जवाब में नेहरू जी ने क्या कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम नागालैंड। और इस देश में मेरा ही मानना है कि भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो अरुणाचल का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे सौराष्ट्र का हो, वो भारतीय है और भारत की मेन स्ट्रीम है। एक तमाशा बना दिया हर चीज में, प्लानिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कि वो पेरिफेरी है, ये मेन स्ट्रीम है। भैया क्या क्या ये और नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीब्यूशन को सामने लाया नहीं गया, जो स्वाधीनता संग्राम में जो वहाँ के लोगों ने क्रांति में सहयोग दिया, या फिर हिंसा के जरिए या अहिंसा के जरिए वहाँ पर जो क्रांति की गई स्वाधीनता संग्राम के दौरान, वो तो अब सामने आ रही है। भाई अनसंग हीरोज अब सामने आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी रिसर्च में निकाला 91 लोगों को जी नेताजी ने मेडल दिए थे जी, सरदार जंग, सरदार भारत, इस तरीके के 5 तरीके के मेडल थे। वो किसी क्लास में उसको पढ़ाया नहीं जाता। आज भी आप वही पढ़ाते हैं कि विक्टोरिया क्रॉस मिला था और वो मिला था, आयरन क्रॉस मिला था विश्व युद्धों के अंदर। और जो हमारे शौर्यवीर थे, मैंने तो निवेदन किया था सांस्कृतिक मंत्रालय से, वो नाम भी मुझसे ब्रिगेडियर चिकारा साहब ने लिए थे, कि जहां पे हमारी ये मूर्ति स्थापित हुई है उसके नीचे ही एक पत्थर लगा करके ये 91 नाम जो है वहां पे लिखे जाए। पहली बार मैं इनको निकाल करके लाया 91 नामों को इस तरीके से। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। चर्चा में एक दो चीज मैं आपको और बता दूं, एक बार देख लेते हैं किन किन लोगों ने याद किया आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली के पटेल चौक पर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। और इसके अलावा इस अवसर पर देश भर में रन फॉर यूनिटी आयोजित हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम के पास रन फॉर यूनिटी को झंडा दिखाकर रवाना किया। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और हम बता दें कि न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि देश भर में रन फॉर यूनिटी निकाली गई है। उसमें से एक कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में भी आयोजित हुआ, जहां पर मौजूद थे खुद गृह मंत्री अमित शाह। जी प्रफुल्ल जी, यहाँ पर बात चल रही है कि और उससे बात स्पष्ट ये होती है कि अगर एक बड़ा राजनेता बनना है तो दूरदृष्टि आपके पास होनी चाहिए।
अपनी नीतियों को लेकर आप में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए, वो ही आपको बड़ा नेता बनाती है। लौह पुरुष सरदार पटेल ऐसे ही नहीं बन गए। बिल्कुल। देखिए, जिस चिट्ठी का अभी प्रोफेसर कपिल कपूर ने उल्लेख किया वो बड़ी महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में जी। उसके 2-3 कारण हैं। हमको 1954 में नेहरू और चावनलाय का एक एग्रीमेंट हुआ, उसको पंचशील के नाम से एक तरह से मैं कहूँगा कि सेल किया गया, जी। बताया गया, लेकिन वो एग्रीमेंट दरअसल तिब्बत पर था। उसका हेडिंग जो है वो तिब्बत को लेकर है और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के ट्रेड के राइट्स को लेकर चीन को एक्सेस दिया गया। और इसके बारे में 49 में नेहरू को आगाह कर रहे हैं सरदार पटेल कि यदि तिब्बत की सीमा पर, वो चीन की सीमा नहीं कह रहे, तिब्बत की सीमा पर यदि चीन पहुंच गया तो पूर्वोत्तर पर और भारत के कम्युनिस्टों पर उसका क्या असर होगा, भारत की आंतरिक सुरक्षा को उसके कारण क्या समस्या पैदा होगी, उनके हथियारों की, जो भारत के जो सशस्त्र कम्युनिस्ट क्रांति की बात करने वाले हैं, उनके हौसले कैसे बुलंद होंगे, उसके बारे में 1949 में लिख रहे हैं। वो माओवाद का समस्या की आज 1967 के बाद चर्चा हुई, फिर 2006 में प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन उसकी चेतावनी 1949 में सरदार पटेल दे रहे। इससे बड़ी दूरदृष्टि क्या हो सकती है? तो उनकी ये जो भारत के जड़ों की और भारत के आने वाले समस्याओं की, ये जो सारा तंत्र अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा, उसके कारण हमने भारत को देखने की हमारी दृष्टि ही, आज प्रधानमंत्री जब उन्होंने कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया था तो महत्वपूर्ण बातें कही थी। वो 15 अगस्त के उनके भाषण में भी फिर से आई। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि हमको हमारी सारी व्यवस्थाओं को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को औपनिवेशवाद से मुक्त कराना चाहिए, डीकॉलोनाइज करना चाहिए। मैं मानता हूं सरदार पटेल स्वतंत्र भारत में उसके सबसे बड़े सिंबल थे और इसलिए उनको सोमनाथ का पुनरुद्धार करने में कभी भी यह नहीं लगा कि मैं कोई स्टेट के द्वारा रिलीजियस इंटरफेरेंस कर रहा हूं। उनके लिए वो एक आक्रमण की निशानी थी जिसको वो मुक्त करा रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात उस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि हमको जो है वो केवल औपनिवेशवाद से मुक्त नहीं करानी है, हम अब क्या हो रहा है तो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन स्वतंत्र भारत में किसी भी नेता से मैंने लिखित में या बोलने में पहली बार यह बात सुनी है कि भारत का कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। भारत का जो एक सांस्कृतिक सारी संरचना है उसको पुनरुज्जीवित किया जा रहा है जी। मैं मानता हूं ये दो बातें जो है वो अलग अलग नहीं हो सकती। भारत का डीकॉलोनाइज होना और भारत के सांस्कृतिक संरचना को पुनर्जीवित करना, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। नेशनलाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन, इन दोनों की बात यदि स्वतंत्र भारत में किसी ने कही थी तो वो सरदार पटेल ने कही थी। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी उसको कार्य में ला रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्रोफेसर साहब कि जो बेटम सरदार पटेल ने बरसों पहले थामी हुई थी राष्ट्रवाद की और पुनरुद्धार की, वो बेटम जो है बरसों तक इंतजार करती रही। क्या उस इंतजार को कहीं ना कहीं खत्म किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? मैं कहूँगा नॉर्मली जो रिले रेस होती है जी, वो या तो 100/4 की होती है या 400/4 की होती है जी। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने इसको मैराथन बाय मैराथन की रिले रेस बना दिया उस बैटन को, और वो बैटन इतने साल तक घूम रहा था और आज वो बैटन आया है। देखिए, यही नहीं, सरदार पटेल ने जैसे सोमनाथ जी का जिक्र किया प्रफुल्ल जी ने, सोमनाथ मंदिर के अलावा एक और जगह दौलताबाद फोर्ट औरंगाबाद के पास, वहाँ जो भारत माता मंदिर है उस मंदिर को भी स्थापित करवाया वहाँ पे दोबारा, जो जनता में चीज जी नहीं जाती अभी महाराष्ट्र है। सरकार ने उसको फिर से देवगिरी के रूप में पुनर्स्थापित करने का देवगिरी निर्णय का किया। किला वो बना विजयनगर और के जहां तक साम्राज्य देखिए का ऊपर। डीकोलोनाइजेशन का बात है, उस दिन मैंने लाइटर साइड पे एक बात कही कि 200 साल तक भारत के अंदर हमारे जो ऋषि मुनि थे
उनको ये कहा जाता रहा कि ये तो किंवदंतियां हैं, ये तो मिथक है, और आज वही ऋषि नाम का व्यक्ति इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है। जी हाँ, ये देखिए, भारत और इसमें 1959 में एक बार प्रयास किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। जी, उनका एक महत्वपूर्ण वाक्य है। उस समय उन्होंने कहा था कि देयर इज टुडे एन इंडिया टू थिंक एंड टॉक अबाउट लार्जली ड्यू टू सरदार पटेल स्टेट्समैनशिप एंड फर्म एडमिनिस्ट्रेशन, येट वी ऑप्ट टू इग्नोर हिम। उनके भाषण से वाक्य है भारत के राष्ट्रपति की। 1975 में उनकी जन्म जयंती का 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। जी, सिविल लिबर्टीज और फंडामेंटल राइट्स को लेकर भारत के संविधान की कमेटी को चेयरमैन के रूप में हमारे मूलभूत अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स की जिन्होंने स्थापना की, शब्दांकन किया, उस सरदार पटेल को उनके सेंटेनरी ईयर का कोई कमेमोरेशन नहीं हुआ। 75 में इमरजेंसी लागू हुई, उनको भारत रत्न 1991 में मिला। तो ये जो मतलब आपने जिस बैटन की बात की, वो बैटन जानबूझकर कहीं पे छुपाया गया, क्योंकि ये लीगेसी आ गई तो हम जो प्रस्थापित करना चाहते हैं कि अरे निजाम तो सेक्युलर था, अरे ये तो क्या होता है फिर यदि कोई प्रिंसली स्टेट भारत से अलग अपनी पहचान बनाना चाहता है तो ये सारे नैरेटिव जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे। तो देखिए, इतिहास का पुनर्लेखन और राजनीति, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक ने कहा था कि हिस्ट्री इज द रूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज द फ्रूट ऑफ हिस्ट्री। और क्योंकि प्रोफेसर साहब बैठे हैं, तो भारत में तत्कालीन राजनीति ये बहुत बार इतिहास में छुपी होती है, और जब तक उसको ठीक नहीं किया जा सकता, आज की राजनीति भी ठीक नहीं हो। बहुत बार लोग कहते हैं ना, ये पीछे जाकर क्या होगा, पीछे जाकर ये होगा कि आज की बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, उसको देखने की दृष्टि ठीक होगी। मैं मानता हूं कि जब डीकॉलोनाइजेशन की हम प्रक्रिया की बात करते हैं, सरदार पटेल की लीगेसी की बात करते हैं, तो हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये तो नहीं है कि हम सरदार पटेल को उस समय जो हमने उनके स्थान उनको देना चाहते थे वो पुनः दे पाएंगे, लेकिन आज कम से कम उनके त्याग को स्मरण करके हम आज के स्थिति में बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, और राष्ट्रीय एकता दिवस उसी का एक प्रतीक है। जी, कहीं ना कहीं यही प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस जैसे पर्व मनाकर हमारे जो विजेता हैं या राष्ट्र निर्माण के हमारे नायक हैं उनको सामने लाया जा रहा है, तभी एक ऐसी पौध जो है वो आगे बढ़ेगी जो भारत को एक विश्व गुरु के रूप में रूपांतरित कर देगी। देखिए, मेरे 2 सुझाव मैंने अभी और दिए। जैसे मैंने एक बात कही कि युवा जो है आज बहुत आतुर है, जो प्रफुल्ल जी भी कह रहे हैं कि असली इतिहास जानने के लिए। मैंने 2 सुझाव दिए। मैं अंडमान गया था पीछे, बहुत कम लोगों को मालूम है कि नेहरू जी ने पूरी अंडमान जेल को ध्वस्त कराने की योजना बना ली थी, लेकिन शास्त्री जी उस समय होम मिनिस्टर थे और वो अंडमान गए और उन्होंने इस प्रतीक को क्रांतिकारियों के जीवित रखा। उसके बावजूद भी मोरारजी जी ने 4 ध्वस्त करा दिए सन 77 के अंदर, उसके सिर्फ 3 ही विंग बचे हुए हैं। लेकिन उसके बाहर सामने पार्क में जी हमारे क्रांतिकारियों हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हम सीधा चलेंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष, जहां पर आज एक विशाल आयोजन हो रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं केंद्रीय कक्ष से। लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। तमाम विशिष्टगण भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जैसा कि आज देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है, लौह पुरुष देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर नमन करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर को आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब भी मौजूद, उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, पीयूष गोयल जी भी मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी अभी
पुष्प अर्पित किए। और जैसा कि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लौह पुरुष बना नहीं करते बल्कि पैदा होते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर हम उनके जीवन पर नज़र डालते हैं तो बचपन में ही बहुत सारे वाक़े ऐसे थे जो बताते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष क्यों थे। क्योंकि एक घटनाक्रम ऐसा भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हाथ में एक बड़ा फोड़ा हो गया था और चीरा लगाने से डर रहे थे चिकित्सक, और उन्होंने खुद अपने हाथ से उस फोड़े को दाग दिया था, चीरा लगा दिया था। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, यानी लौह पुरुष देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यही नहीं, देश भर में आज तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सुबह हमने सीधा प्रसारण आपको दिखाया था केवड़िया से स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद थे। उन्होंने न केवल श्रद्धा सुमन अर्पित किए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, साथ ही वहाँ पर एक विशाल परेड का आयोजन भी किया गया। जैसा कि हम प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि अगर गौरव की अनुभूति हमें अपने युवाओं में पैदा करनी है तो अपने विजेताओं, अपने नायकों के जीवन के बारे में लगातार युवाओं को बताना होगा। तो आपने युवाओं का जिक्र भी किया था, तो युवाओं को लेकर अगर सरदार पटेल की सोच की बात करें, मेरे 3 बड़े छोटे इस पे सुझाव है। नंबर 1, हमारे इन नेताओं को जो हम मैनेजमेंट स्कूल्स में आज पढ़ाते हैं ना, लीडरशिप और रोल मॉडल और तमाम, कोई चर्चिल को पढ़ाता है, कोई उसको पढ़ाता है जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके के हमारे लोग जो हैं, इनका जो रोल मॉडल था, कौन सी मैनेजमेंट की चीज नहीं है जो इनमें नहीं थी, मुझे बताइए। क्या डिसीजन मेकिंग नहीं थी? क्या प्लानिंग नहीं थी? क्या रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं था? क्या मॉनिटरिंग नहीं थी? क्या मोटिवेशन नहीं था? इन रोल मॉडल्स को पढ़ाया जाए मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर खास तौर से, और जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स भी होती हैं, क्योंकि उसमें एक राष्ट्रीयता की झलक आती है, उसमें वो अमेरिकन मॉडल नहीं आते। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जो विस्टा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर हमारे पास अभी भी काफी लॉन मौजूद हैं। हर लॉन के अंदर 2-2, 3-3 क्रांतिकारी जो हैं हमारे अलग अलग प्रदेशों के, उनकी अगर मूर्तियां वहां लगाई जाएं, जरूरी नहीं इतनी बड़ी लगाए, 15 फीट की लगाए, 20 फीट की लगाए, और उनके कार्य लिखे, तो वो एक संदेश, क्योंकि टूरिस्ट जो इस एरिया में जाता है वो रहेगा। और तीसरा मेरा एक कहना है कि वासुदेव फाटके से लेके जो पहले क्रांतिकारी हैं, सोहन सिंह बखना, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, राज बिहारी बोस, जतिन बागा, जतेंद्रनाथ दास या चंदन सिंह गढ़वाली, इस तरीके के हमारे पे जो नाम हैं, इन लोगों को या तो भारत रत्न और या इस 75वें साल के अंदर एक विशेष भारत रत्न के बराबर का पुरस्कार बना करके सरकार उस प्रकार से इनको सम्मानित करे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। ये तो जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अपनी महान विभूतियों को युवाओं तक पहुंचाना, उनके जीवन के बारे में बताना, और जिसका प्रयास एक विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, ये ज़रूरी है क्या? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये केवल सरदार पटेल के बारे में ही हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक संपूर्ण समाज का स्वतंत्रता संग्राम था। वो कोई 1857 से शुरू नहीं हुआ था। उस 500, 700, 800 वर्ष पूर्व जहां जहां जैसे जैसे आक्रमण का स्वरूप बदलता गया, भारत के समाज का रेजिस्टेंस भी वैसे ही रहा। कहीं पे नेतृत्व था, कहीं पे नहीं था, इतना ही अंतर था। यहां पे 1857 में इतना हुआ कि यह संगठित रूप में हुआ। सरदार पटेल इसको जानते थे। सरदार पटेल ये जानते थे कि सोमनाथ बार बार गिराया गया, लूटा गया और फिर से पुनर्स्थापित किया गया, वो किसी नेतृत्व के द्वारा नहीं किया गया, समाज के योगदान से किया गया। इसलिए जब गांधी जी ने जब कहा कि राज्य का पैसा इसमें ना लगे, समाज के योगदान से यह पुनर्स्थापित हो, तो सरदार पटेल ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। इसलिए ये जो पुनर्स्थापना है आइकॉन्स की,
और मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में बहुत जगह पे हुआ है। मुझे कल ही उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट के बारे में पता चला है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में उसको लेकर काम हुआ है। 200 नाम ऐसे निकले हैं क्रांतिकारकों के कि जिनका कोई उल्लेख नहीं है। हमको रानी अब्बक्का के बारे में नहीं पता, हमें रानी वेलु नाचियार के बारे में नहीं पता, अहिल्याबाई होलकर को कभी हमने मतलब कुछ ऐसे महिला आइकॉन्स जो इतिहास हमें पढ़ाया गया उसमें तो ऐसे लगता है कि सारी महिलाएं सती जा रही थी। लेकिन ये तो इसमें से ज्यादातर वीरांगनाएं जो थी वो तो अपने पति के मरने के बाद नेतृत्व कर रही थी सेना का। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद किया। तो मैं मानता हूं कि ये केवल आइकॉन्स को पुनर्स्थापित करना नहीं है, भारत की इतिहास दृष्टि को पुनर्स्थापित करने की बात है। एक जो बताया गया कि स्वतंत्रता का संग्राम केवल हमने एक ही तरीके से लड़ा, एक ही पार्टी के द्वारा लड़ा गया, हालांकि वो उस समय पार्टी नहीं थी, एक ही दिशा में, जैसे एक बहुआयामी स्वतंत्रता संग्राम था, समाज के हर घटक का इसमें योगदान था, अहिंसा से लेकर क्रांतिकारी तक, कानूनी लेकर कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, जैसा कि हम तरीके से हमने इसको लड़े। सेंट्रल हॉल एक बार फिर से चलते हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है दर्शकों तक साझा करते हैं। सीधा हम आपको लेकर चलते हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। भागी को 3 मिनट का अवसर मिलेगा और 2 मिनट 45 सेकंड पूरे होते ही घंटी बजाई जाएगी। कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी संसद भवन के इस कार्यक्रम के रूप में हम देख सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से, युवाओं को लेकर जो सोच रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस सोच को प्रेक्षित करना, युवाओं तक पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण था। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ऐसे एक कार्यक्रम में मुझे भी रहने का मौका मिला था। 2 चीज़ें जो हुई है जी, और उसमें लोकसभा अध्यक्ष की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। एक हुआ कि भारत के पूरे सारे राज्यों से विजेता एक भारतीय एक तरह से यूथ पार्लियामेंट का, तो वो चयनित लोग आते हैं और सेंट्रल हॉल में बैठकर देश के सामने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर अपनी राय रखते हैं, कुछ पॉलिसी डिसीजंस पर अपनी भूमिका रखते हैं। एक निर्धारित समय उनको होता है, तो उसमें ऐसे कार्यक्रम में एक जज के रूप में मुझे बैठने का मौका मिला था। आज ये और एक महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि ऐसे 30 चयनित युवाओं को सरदार पटेल, उनके योगदान, राष्ट्रीय एकात्मता, इन विषयों पर बोलने का सेंट्रल हॉल में अपनी विषय 3 मिनट में रखने का मौका उनको मिलने वाला है। तो मैं मानता हूं कि इस बहाने क्या होता है कि इन व्यक्तियों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में युवा कुछ खोजने का, आज जो उसकी ऊर्जा है, उसकी शक्ति है, वो अपने जड़ों को खोज रहा है। युवा की ऊर्जा ऐसी होती है कि आप उसको यदि सही दिशा में लेकर जाते हो तो वो ऊर्जा एक सकारात्मक बड़ा आकार लेती है, नहीं तो वो एक बड़ा कपिल जी, ये अगर यहाँ पर युवाओं की बात चल रही है और यहाँ पर ये भी बात चल रही है कि यूथ पार्लियामेंट जो है देश भर में आयोजित किया जाता है और विजेताओं को यहाँ पर अवसर दिया जाता है बोलने का, और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो उसका जो अच्छा पक्ष है वो सामने नहीं आ पाता, उजला पक्ष सामने नहीं आ पाता, हमेशा से नकारात्मक पक्ष ही सामने आता है। और प्रधानमंत्री का भी हमेशा से यही प्रयास रहा है कि युवाओं को देश की राजनीति से जोड़ा जाए, जिससे राजनीति में अच्छे लोग आ पाएं या फिर युवाओं की भागीदारी बढ़े। क्या उसी प्रयास के तौर पर देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ऐसे प्रयास होते हैं युवाओं को लेने के लिए, इसके अंदर कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे इतिहासकारों को या कुछ ऐसे राजनीतिज्ञों को शामिल करना चाहिए
जिन्होंने शोध की हो, जिन्होंने उस तरीके के अध्ययन किए हों, और युवा तो क्या जाना चाहिए। वो खाली युवाओं के सामने कह देना कि सरदार पटेल थे, जी, ठीक है ना, या नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, उससे बात नहीं बनेगी। जब तक उसकी व्याख्या नहीं हो कि क्या खूबियां थी उनकी, क्या सोच थी उनकी, क्या विजन थी उनके देश के बारे में। देखिए बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आजाद हिंद फौज जब बनी तो नेताजी ने कहा ये भविष्य की फौज होगी, ये आज खाली देश को आजादी नहीं कराएगी। नेताजी ने आजाद हिंद दल बनाया। लोग एक लाइन में लिख देते हैं आजाद हिंद दल बनाया। क्या सोच थी आजाद हिंद दल के पीछे? पैरेलल था आईसीएस का और मसूरी का, और जापानियों से यह समझौता किया था कि भारत के जिन इलाकों को स्वतंत्र कराया जाएगा वहां पे ना तो जापान का झंडा लगेगा, तिरंगा लगेगा, और उन इलाकों की जो गवर्नेंस है वो आजाद हिंद दल के ट्रेंड लोग करेंगे। तो उस जमाने में 1943-44 के अंदर एक ऐसी नौकरशाही की कल्पना करना जो नौकरशाही राष्ट्रवादी होगी और केवल सत्ता में इसलिए नहीं आएगी कि उसका दहेज की कीमत बढ़ जाए या वो सत्ता का भोग करे बैठ करके, बल्कि जनता की सेवा करेगी। तो संदेश इस तरीके से देने की और समझाने की जरूरत है। खाली एक वो कर लेना कि अनुष्ठान आपने कर लिया और 4 लोगों पे झंडा चढ़ा दिया या फूल चढ़ा दिए, बात उससे नहीं बनती है। बात उन विचारों को, उनकी जो दूरदृष्टि थी। मैं अभी एक कॉमिक्स लिख रहा हूं बच्चों के लिए, आईएनए और नेताजी करके, जैसे हमारी चित्रकथा ये सब आती हैं, मैं बच्चों को बचपन से लेके और आखिर तक नेताजी के 100 कॉमिक उसके ऊपर मैं लिखने जा रहा हूं, मैं बना रहा हूं उनको लेकर के, कि बच्चों तक वो बात जाए उस समय की कि क्या राष्ट्रवादी क्यों बने, राष्ट्रवादी किस लिए बनाए, किस लिए ये लोग फांसियों पर चढ़ गए, किस लिए ये लोग अपने सारे परिवार छोड़ के चले गए, ये चीज समझानी। देखिए आज के जमाने में मुझसे एक जेएनयू में एक सवाल पूछा एक बच्चे ने, व्हाट इज नेशनलिज्म? आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप नेशनलिज्म करते हैं। तो मैंने पूछा उनसे, मैं कहा आप जहां रहते हो उसे क्या कहते हो? घर कहते हैं। मैं कहा वो घर कहां पे बना है, कहां की जमीन पे बना है, और तुम्हारे घर पे अगर कोई हमला करेगा तो तुम उसे छोड़ के भाग जाओगे या दे दोगे? नहीं, बचाएंगे। तो मैं कहा वो घर देश की जमीन पे बना है और उस घर को बचाना ही राष्ट्रवाद है। तो ये जो तरीके हैं इनको बताने के, बच्चों को समझाने के, युवा को, कि किस तरीके से आज, जैसे मैंने शुरू में बात कही कि आज युवा ये समझ गया है कि भारतीय अपना सिर उठा करके चलता है विदेश के अंदर, कि अगर भारत को जो इज्जत मिल रही है, जैसे आपने कहा कि पुतिन और बाइडेन ये कह रहे हैं, तो उस इज्जत को युवा देख रहा है। और यही अगर भारतीय प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं होगी और चुपचाप दब्बू बन के, मौनी बाबा बन के खड़ा रहेगा एक तरफ, तो युवा कैसे अपने सिर उठा करके चलेगा बाहर? जी प्रफुल्ल जी, ये तो बात हुई कि जो सरदार पटेल ने किया देश के निर्माण के लिए, क्या कुछ ऐसा भी था जो सरदार पटेल करना चाहते थे लेकिन अपने जीवन काल में नहीं कर पाए, और क्या उस पर अब कार्य हो रहा है या होना चाहिए? देखिए, सरदार पटेल ने क्या किया वो तो हमको, क्योंकि वो भी बहुत सीमित कर दिया गया है कि ठीक है यूनिफिकेशन किया, कुछ पीसफुल हुआ, अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि सरदार पटेल ने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर किसानों का नेतृत्व किया, किसानों के जो लगान था उसकी माफी के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया 1918 में। बारडोली से जो शुरू हुआ, एक तरीके से वो आंदोलन असहकार का एक बहुत बड़ा मॉडल बन गया, जिसके कारण उनको सरदार पदवी मिली। वही सरदार पटेल थे, अपनी बैरिस्टरी छोड़कर उन्होंने गुजरात विद्यापीठ होना चाहिए शिक्षा के, इसमें अंग्रेजी स्कूलों के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की प्रस्थापना होना चाहिए, इसके लिए एक अपना विचार रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि लेकिन उस सरदार पटेल के जब मुंबई में उनकी मृत्यु होती है, और ये कहा जाता है, कपिल जी उसके बारे में ज़्यादा ये कहेंगे, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक, जब उनकी पत्नी का देहावसान हुआ तो उस समय वो किसी का कोर्ट में थे और उनको टेलीग्राम मिला, उन्होंने वो टेलीग्राम जेब में रखा, अपना काम पूरा किया, और फिर अपनी प्ली पूरी होने के बाद वो एकदम। लेकिन वही सरदार पटेल जब उनकी मृत्यु होती है तो कांग्रेस के एक उस समय के नेता थे, गवर्नर बने, वो लिखते हैं
कि हमको मुंबई पहुंचने से भी रोका गया। ये जो मानसिकता है, जी, मैं मानता हूं कि उसने सरदार पटेल की जो विजनरी पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में यदि सबसे मूलभूत चिंतन आज के इसमें आंतरिक सुरक्षा में यदि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं देखता हूं तो भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और पुलिस रिफॉर्म्स। जी, उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे और हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष, लोकसभा सचिवालय का संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज यानी प्राइड ने शिक्षा मंत्रालय और युवा मामलों के विभाग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये दूसरा अवसर है जब युवाओं को महान राष्ट्रीय नेताओं की जयंती पर उनके बारे में अपने विचार रखने का अवसर दिया जा रहा है। इससे पहले इसी वर्ष 2 अक्टूबर को यानी कि महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर भी केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में देश भर से आए युवाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया था। आप देख सकते हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से सीधी तस्वीरें और हम आपको बता दें कि इस बार भी देश भर के स्कूलों और कॉलेजेस में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर 75 युवा प्रतिभागियों का चयन किया गया है। ये प्रतिभागी यहाँ 23 राज्यों और एक केंद्र प्रशासित राज्य से चुनकर आए हैं। इनका चयन 6ठी कक्षा और आगे से भी किया गया है। इनमें से 30 चयनित प्रतिभागियों को देश के विकास में सरदार पटेल के योगदान पर बोलने का अवसर मिल रहा है। इस आयोजन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग और युवा कार्यक्रम विभाग की अहम भूमिका रही है। और सीधी तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं लगातार संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि देश भर के 30 विजेता प्रतिभागी यहाँ उनको अवसर दिया गया है सरदार पटेल के विषय में बोलने के लिए। और ये संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगी विहंगम तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जहाँ पर कुछ देर पूर्व श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा। यहाँ पर एक बात चल रही थी प्रोफेसर साहब, युवाओं को लेकर जो सोच थी सरदार पटेल की, आज कहीं ना कहीं उसे फलीभूत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ उनके जीवन काल में ऐसा जो उनके विचारों में था सरदार पटेल के, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाया। दो चीज मैं आपको बताता हूँ। राजगोपालाचारी जी को भारत का दूसरा गवर्नर जनरल बनाया था नेहरू जी ने जॉर्ज किंग की अनुमति से कि भारतीय डोमिनियन का दूसरा गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी को बनाया जाए। उसके बाद राजगोपालाचारी जी IMA की परेड में जाते हैं देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की परेड में, और वहाँ एक भाषण दे आते हैं कि आजकल तो हर कोई सिर्फ सेना की बात कर रहा है, युद्ध की बात कर रहा है और हमको इस सब की जरूरत नहीं है। तो सरदार पटेल ने एक ऐसा पत्र लिखा है उनको, वो पत्र पढ़ने काबिल है। और नतीजा ये है कि उसके जवाब में राजगोपालाचारी तो गवर्नर जनरल थे, सरदार पटेल तो होम मिनिस्टर थे जी, लेकिन राजगोपालाचारी को बिल्कुल मतलब वर्चुअली क्षमा याचना करते हुए जो है राजगोपालाचारी जी ने वो पत्र लिखा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर सरदार पटेल वो एक्शन नहीं लेते तो यहाँ तो जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा कि लोग आर्मी को ही खत्म कराने को तैयार थे। दूसरी चीज़, 2 महत्वाकांक्षाएं सरदार पटेल की जो मैं समझ पाया हूं, जो पूरी उनके जीवन में नहीं हुई। एक कश्मीर जो हिस्सा पाकिस्तान में ले लिया था, मतलब अगर सरदार पटेल की चलती तो वो वापस ही नहीं जाता, क्योंकि आर्मी ने ये कहा था कि तब तक सीज फायर मत करो, युद्ध विराम मत करो जब तक कि हम इन्हें खदेड़ नहीं देते, और हमारी सेनाएं उन्हें खदेड़ रही थी। लेकिन नेहरू जी ने माउंटबेटन के प्रभाव में, इंग्लैंड के प्रभाव में, एडवीना के प्रभाव में वो कर लिया, जिससे ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ। देखिए उनके जो बीमार हुए उसके कारण हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें घटनाएं देश में घट रही थी, और अगर वो स्वतंत्र काम, क्योंकि वो डिसिप्लिन के आदमी थे, वो डिसिप्लिन नहीं छोड़ना चाहते थे कभी। दूसरी चीज़ गोवा, जैसे मैंने आपको बताई, और तीसरी चीज़ मैं एक और बता दूं, जितना मैंने अब अध्ययन किया है सरदार पटेल को, लोग पूछते हैं कि सरदार पटेल क्यों मान गए थे पाकिस्तान की डिमांड को। अब सारा कुछ देखने के बाद सामने आ जाता है
कि सरदार पटेल अगर कुछ दिन और रह गए होते और उनकी बात चल गई होती तो पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रहता। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि पठानिस्तान की डिमांड हो गई थी उस समय, और पेशावर में पाकिस्तान के समर्थकों और पठानिस्तान के समर्थकों में 47 सितंबर में दंगा हुआ, जिसके बाद ये पूरा कश्मीर का वो हुआ, और उस पठानिस्तान की डिमांड को अफगानिस्तान ने सपोर्ट कर दिया था। और अब जो दस्तावेज सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि लियाकत अली और जिन्ना परेशान हो गए थे कि उधर से पठानिस्तान और अफगान और इधर से सरदार पटेल जो चल रहे हैं हैदराबाद, और ये करके हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती। एक साहब ने पिछले साल बड़ा उड़ा दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कि सरदार पटेल ने कह दिया था कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। असलियत निकल के सामने आ गई, सरदार पटेल ने नहीं कहा था। मैं तो इन शख्स की बहुत इज्जत करता था, वीपी मेनन की, क्योंकि सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे जी। लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आया है, वीपी मेनन ने चिट्ठी लिखी माउंटबेटन को कि दिसंबर 48 के अंदर नेहरू और लियाकत अली की मीटिंग होनी है, और बिना सरदार पटेल से पूछे लिखी। उसमें एक फॉर्मूला दे दो कि वैली जो है वो पाकिस्तान को दे दो, डोगरा जम्मू का हिस्सा हिंदुस्तान को दे दो, और लद्दाख जो है उसमें जनमत करा दो, और मैं अपने मंत्रियों को मना लूंगा। और यही नहीं, एक और बड़ी चीज पे मैं हैरान हुआ हूं कि सरदार पटेल ने जो हैदराबाद का ऑपरेशन पूरा पोलो बनाया था, उसका जो निर्णय लिया था, उस निर्णय को भी वीपी मेनन ने अंग्रेज, क्योंकि दोनों तरफ के सेना चीफ जो थे वो अंग्रेज थे तभी भी, उनको बता दिया था कि डेट में नहीं बता सकता ये एक्शन कब होगा, लेकिन ये निर्णय ले लिया गया। इसीलिए मैंने बात की कि आईसीएस ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, लेकिन और यहाँ पर अंग्रेजों से इनकी पुटता जो है कईयों की तो आज तक नहीं जाती। हमने समानता की बात की, गांधी जी के बीच और सरदार पटेल के बीच जो समानता थी, एक समानता ये भी थी कि किसानों को लेकर दोनों के हृदय में बहुत प्रेम था। गांधी जी तो कहते थे कि किसान और गांव को केंद्र में रख कर ही हमारी जो है पूरी व्यवस्था बननी चाहिए, शासन व्यवस्था बननी चाहिए। और सरदार पटेल चूँकि खुद किसान परिवार से थे तो इसलिए उनके मन में किसानों को लेकर प्रेम था। जो उनके मन में प्रेम था या फिर जो कुछ करना चाहते थे किसानों के लिए, क्या उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास वर्तमान में किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है। दो तीन बातें जो आपने कही कि क्या सोचते थे और क्या पूर्ण नहीं हुआ, उसमें ये एक बात तो है, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन इसके सिवा दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात ये कि जो सिविल राइट्स पर जो बाद में फंडामेंटल राइट्स बने, उस पर सरदार पटेल एज ए चेयरमैन उस कमेटी की रिपोर्ट देते हैं। उसमें एक उनका बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, एज अ कंटिन्यूएशन एंड एज अ टेम्पररी प्रोविजन हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि भारत में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ऐसा एक हम, लेकिन मैं चाहता हूं अगले 10 वर्षों में बहुसंख्यांक अल्पसंख्यांक इस तरह की मानसिकता खत्म हो जाए और कोई भी अधिकार जो है वो इस तरह से किसी भी उपासना पद्धति के आधार पर ना हो। ये उस समय की उनकी सोच थी। मैं मानता हूं यदि स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव होने तक यदि सरदार पटेल रहते तो वो इस बारे में शायद उन्होंने तो इस बात का भी विरोध किया था कि एक धर्म विशेष के लोग एक ही जगह रहें। उन्होंने कहा था कि मिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका तो भाषण है कलकत्ता का, क्योंकि मुस्लिम लीग की वो सारी स्ट्रेटेजीज का उनका बहुत बड़ा अध्ययन था जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आईसीएस के बारे में प्रोफेसर साहब ने कहा, वो एक तरफ तो ये पक्षधर थे कि केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी की सिस्टम होनी चाहिए क्योंकि ये यूनिटी और इंटीग्रिटी का आधार बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो सारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया है उसका भी भारतीयकरण होना चाहिए। मैं मानता हूं कि वो भी बाद में उस तरीके से उतना नहीं हो पाया। लेकिन तीसरी जो किसानों के संदर्भ में आपने बात कही, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स खोल के देख लीजिए या बाद में जिस तरीके से उस पर मैनिपुलेशन हुआ कांग्रेस की अधिवेशनों में, उसको देख लीजिए तो आपको ध्यान में आएगा कि सरदार पटेल को इस तरह से एक तरह से जमींदारों के पक्षधर के रूप में प्रस्थापित करने का, उनको एंटी मुस्लिम, कंजर्वेटिव, एंटी सोशलिस्ट पॉलिसी इस तरीके से प्रस्थापित करने का काम इसलिए किया गया क्योंकि वो भारत के जो किसान है, भारत का गांव है, उसकी वास्तविकता जानते थे।
भारत के लैंड रिफॉर्म जो है वो सोशलिस्ट तरीके से केंद्र से अधिकार लेकर किसी की जमीन छीनकर दूसरे को देने से नहीं नहीं हो होंगे। सकते। भारत में जमीन की ओनरशिप ये कलेक्टिव परिवार की होती है, उसमें एक समाज का बड़ा योगदान होता है। उस कोऑपरेटिव आधार पर जब तक जमीन को हम नहीं सोचेंगे तब तक भारत के गांव के और किसानों की समस्याओं का हल नहीं होगा। ये सरदार पटेल जानते थे और इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सेंट्रलाइज लैंड रिफॉर्म्स का विरोध कर रहे थे। दुर्भाग्य से सारे नेहरूवियन हिस्टोरियंस ने और खास करके कम्युनिस्टों ने उसको इसी कारण से उनको एक विलन बना दिया। तो एक कंजर्वेटिव, एंटी सोशलिस्ट, कम्युनल इस रूप में सरदार पटेल को प्रस्थापित करना यह भारतीय इतिहास लेखन की एक मानसिकता बन गई। मैं मानता हूं ये जो 2-3 विषय है, एक बहुसंख्यांक का, अल्पसंख्यांक का, चीन के संबंध में उनकी दृष्टि का, माओवाद के खतरे का, फिर ये जो सारा जमीन के मामले में उनकी जो दृष्टि थी, भारत में सुधार होने चाहिए तो किस तरीके से गांव को केंद्र में रखकर होने चाहिए जी। और प्रशासन में भारतीयकरण का केंद्रीकृत हो लेकिन उसका भारतीयकरण हो। ये मुद्दे मुझे लगता है इस पर बहुत सारा काम शुरू हुआ है लेकिन आगे और बहुत करना बाकी है सरदार पटेल के सपनों को यदि साकार करना है। जी, तो क्या माना जाए प्रोफेसर साहब, प्रयास किए जा रहे हैं, एक लंबा गैप ज़रूर आया जो है पिछले बरसों में, लेकिन अब गाड़ी पटरी पर आ गई है और अब प्रयास किया जा रहा है कि जो तमाम सपने देखे थे सरदार पटेल ने या सरदार पटेल जैसी विभूतियों ने, उनको अब सच करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। देखिए, यहाँ एक बहुत समझने की बात यह है कि ये अब प्रयास जो किए जा रहे हैं, इन प्रयासों को करते करते जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य है उसको भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। जी, ये नहीं हो रहा कि प्रयास जो है 1947 या 45 की स्थिति देख करके किए जा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण थे उन उद्देश्यों को लेके, उन उद्देश्यों के अंदर आज की परिस्थिति के अनुसार, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे विश्व की डिप्लोमेसी हो, चाहे हमारी सुरक्षा हो, चाहे हमारे किसानों का विकास हो, चाहे लघु उद्योग हो, उसके अंदर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, अगर किसी को सपोर्ट करने की जरूरत है, कोई नई स्कीम लाने की जरूरत है, तो उसको एक मिला करके उसका मिश्रण जो है उस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। और मैं समझता हूं कि जब तक हमारे आदर्श राष्ट्रवाद रहेंगे, देश की सुरक्षा रहेगी, तो ये और जितने प्रयास है, चाहे वो हमारे किसान के लिए लेके हो, चाहे वो हमारे कारीगर के लिए लेके हो, चाहे हमारे मजदूर के लिए लेकर के हो, चाहे वो पूंजीपति के लिए हो। देखिए, लोग अक्सर गाली निकालना शुरू कर देते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारा इंडस्ट्रीज जो है कितने करोड़ लोगों को वो नौकरी भी देता है। तो मतलब सभी चीजों का समावेश लेकर के आज हम तेजस्व के साथ खड़े हैं, आज हम ब्रह्मों के साथ खड़े हैं, आज हम विश्व के अंदर जिस तरीके से गलवान के अंदर हम खड़े हैं, जो हमने चीन को जवाब दिया है, तो ये चीजें मायने रखती हैं आज भारत के लिए। सरदार पटेल भी होते, कमोबेश जो कहा गया है यहाँ पर प्रोफेसर कपिल कुमार के द्वारा कि तकनीक का समावेश भी ज़रूरी है। जो उन्होंने उस वक्त संकल्पना की थी राष्ट्र को लेकर, उसको आगे बढ़ाते हुए, उसमें आधुनिकता का पुट शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जो है ज़्यादा सफल हो पाएंगे। अगर वर्तमान में सरदार पटेल भी होते तो क्या इसी मार्ग पर चलते, क्या यही कुछ करते? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि आर्थिक संपन्नता और सशस्त्र सामर्थ्य, इन दोनों के बारे में वो बहुत आग्रही थे और नेहरू के साथ मतभेद का एक प्रमुख कारण भी वही था, क्योंकि नेहरू जी ने समाजवाद को एक आइडियल इसके रूप में, जिस तरह से वो पश्चिम की विचारों से प्रभावित थे, तो उन्होंने एक्चुअली पॉवर्टी की जो फिलॉसफी थी उसको जैसे अपना लिया था और इस कारण से उनको लगता था कि राज्य के द्वारा जो सारा प्लानिंग होगा, भारत में निजी पूंजी की उतनी ही महत्व है जितना स्टेट प्लानिंग का है। ये सरदार पटेल अच्छी तरह से जानते थे। उसी तरह से हमारी सीमाओं की सुरक्षा और हमारी आंतरिक सुरक्षा, इन दोनों का भी बड़ा महत्व है, वो जानते थे। और इस कारण से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के 1937 के बाद का या 1946 के डायरेक्ट एक्शन प्रोग्राम का जी विश्लेषण करते हुए ये पहली बार ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं कलकत्ता में कि कल तक कट्टरवाद के साथ पाकिस्तान की बात करने वाले आज अचानक राष्ट्रवादी हो जाएंगे, मैं कैसे मान लूं?
पहले ऐसे व्यक्ति है कि जो इस खतरे को जानते हैं कि ये कट्टरता जो है, धार्मिक कट्टरता, ये आगे जाकर भी समस्या बन सकती है और इसके बारे में सारे देश को आगाह करते हैं और गृहमंत्री के नाते प्रश्न खड़े करते हैं। मैं मानता हूं कि ये उस समय कहना बहुत धैर्य का विषय था, जिस तरह का माहौल था, लेकिन वो शायद पार्टीशन यदि होता है तो उसके बाद की सारी विस्थापन की जो एक तरह से विभीषिका हुई उसको देख रहे थे और इसलिए वो बार बार इस चीज से आगाह करते हैं कि ये जो हुआ है वो, और ये बात वो 1947 के बाद भी कहते हैं कि इसलिए जब संविधान सभा में कम्युनल राइट्स की बात आई तो सरदार पटेल ऐसे एक व्यक्ति है जो हर दल के, हर विचार के, किसी भी बैकग्राउंड से आए हुए व्यक्ति हो उनको मनाते हैं। यूनिफिकेशन के बारे में तो सरदार पटेल को क्रेडिट दिया जाता है। भारत के संविधान में यदि रिलीजियस आधार पर कोई आरक्षण नहीं है और आज भी किसी भी कोर्ट में खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि ये जो, बल्कि वो भाषाई आधार पर भी इस तरीके से राज्यों की, उसमें बहुत सारे लोग थे जी, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे और इसलिए ये मामला 1956 तक टला। तो क्योंकि ये जानते थे कि ये जो सब नेशनलिज्म है, चाहे वो रिलीजियस आधार पर हो चाहे वो लिंग्विस्टिक आधार पर हो, ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकता है और इसलिए मैं मानता हूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके भाषण हो, उनके पत्र हो, उनके संविधान सभा में अलग अलग समितियों का उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो योगदान हो, उसको एक बार फिर से देखकर आज के युवाओं को इस बहाने उनका जो योगदान था पूरे के पूरे नए भारत के सपने को साकार करने में, उस सपने को एक बार हमको फिर से रिविजिट करना चाहिए, आज के संदर्भ में उसको पुनर्जीवित करना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में या हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम पुस्तकों में और ज़्यादा समाहित किया जाना चाहिए सरदार पटेल को, उनके जीवन को, उनके देखिए खाली सरदार पटेल ही नहीं जी, जो मैंने कहा रोल मॉडल मैनेजमेंट शिक्षा में आने चाहिए। कई नेता हमारे ऐसे, कई नेताओं की विजन थी। प्लानिंग कमीशन किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, मेघनाथ शाह से बात करके बनाया था। लोग तो कह देते हैं नेहरू ने किया। और मुझे कई छोटी छोटी बातों का जो आपने जिक्र किया, देखिए लाल किले के म्यूजियम बनाते हुए मुझे मिला कि जब कुंवर सिंह चले आजमगढ़ की तरफ तो बिहार के जो घसियारे थे जगदीशपुर के, उन घसियारों ने अंग्रेजा की सेना को घास की सप्लाई बंद कर दी। अच्छा, अब कितनी छोटी सी बात लगती, लेकिन अंग्रेजों के बायकॉट का श्रेय मैं उन घसियारों को क्यों ना दूं। 1860-61 में जब ये इनकम टैक्स लाया गया, बंबई के सारे व्यापारियों ने हड़ताल करके उस इनकम टैक्स के खिलाफ जो पूरा वो किया, मैं उनको क्रेडिट क्यों ना दूं? भैया इसका सबका क्रेडिट क्या कांग्रेस ही लेगी इन चीजों का जो इस देश में हुआ? मन की बाई का चरित्र है मध्य प्रदेश के अंदर, नाचने वाली थी बेचारी, अंग्रेजों की छावनियों में घूमती थी, वो अंग्रेज तो पी लेते थे और ये सिपाहियों को छोटी छोटी पुड़िया निकाल के दे देती थी कि इस दिन को हमने जो है विद्रोह करना है। अच्छी जान कानपुर की। इन कैरेक्टर्स को देखिए आप। क्यों नहीं आज के विद्यार्थियों को मकबूल शेरवानी की कहानी बताई जाए, जो नेशनलिस्ट नैरेटिव नेशनलिस्ट मुस्लिम्स में से गायब कर दिया गया है कि 19 साल का लड़का 2 दिन तक पाकिस्तान के कबायलियों को रोके रखा, ये कह करके अपनी मोटरसाइकिल घुमाता रहा कि इधर से मत जाना, इधर हिंदुस्तान की फौजें आ गई हैं। और जब उन्हें पता लगा पाकिस्तानियों को तो 14 टुकड़े काट करके डाल दिए उन्होंने मकबूल शेरवानी के। ये नैरेटिव क्यों ना आए? अजीमुल्लाह का नैरेटिव क्यों ना आए? अशफाक उल्लाह का नैरेटिव क्यों ना आए? ये नैरेटिव बहुत जरूरी है देश की। और ये सुनिए, ये नैरेटिव आने चाहिए स्कूल शिक्षा से। जी, स्कूल शिक्षा से आएंगे और सीधा फिर से रुक करते हैं केंद्रीय कक्ष का, जहां पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लोकसभा अध्यक्ष विराजमान, शिक्षा मंत्री उनके साथ, और एक बड़ा कार्यक्रम युवाओं को लेकर आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हो रहा है।